फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम में पूछे गए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, यानी जो IQ निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, MA। ठीक है, यानी कि मेंटल एज बटा के क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जो बच्चे की वास्तविक आयु होती है गुणे 100। जब इसमें 100 से गुणा करते हैं तो जो बच्चे की IQ होती है वो निकल करके आ जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए IQ है ना, IQ बराबर क्या होता है मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 12 दे रखा है। और जो बच्चे की वार्षिक एज है, ठीक है, यानी कि बच्चे की वास्तविक आयु कितना है 10 से, और इसमें हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 आपका हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर IQ कितना निकल के आ जाएगा 120, जो कि आप ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आप से चेंज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि 15 दे दे, यहाँ पर हो सकता है कि 20 दे दे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो IQ है आप यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जो मानसिक आयु है इसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। तो किसने दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो मानसिक आयु जो मेंटल एज का विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की थी। ठीक है, 8 प्रकार मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें बता रखा है। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी ये भी मैंने आप लोग को बता रखा है। चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं। ठीक है, SPCF। ठीक है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई हैं जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, डेविड वैसलर ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने भी अपनी वही 8 अवस्थाएं बता रखी थी, तो ये भी आपका नहीं होगा। इनकी भी थ्योरी मैंने आप लोग को बता रखी है, चैनल के प्लेलिस्ट में दिया है आपका, वहाँ पर जो सारी क्लासेस है आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो इनकी बुद्धि है ना उनसे भी कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो 8 प्रकार बताए हुए उन्हीं 8 प्रकार में से पूछ लेगा कौन सा प्रकार जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीयकरण, गणित की विषय वस्तु। ठीक है, अब देखिए जो NCF 2005 है ना वो क्या कहता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गणित जाने, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम बच्चे के विचार का गणितीयकरण कर दे। ठीक है, गणितीयकरण करने का मतलब क्या होगा, बच्चा अपने डेली लाइफ में मैथ को यूज कर पाए। जब वो कुछ सामान खरीदने जा रहा है, कुछ लेने जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो कैलकुलेशन वगैरह होती है उसका वो यूज कर पाए। क्योंकि जनरली होता है क्या कि मैथ से बच्चों को डर लगता है। ठीक है, तो अगर आप बच्चे के रियल लाइफ से यूज कर देंगे कि बच्चा आपके हर जगह जितनी भी चीज़ें आप अगर कुछ माप भी रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ खरीदने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर हर जगह मैथ है ना। तो बच्चा इस तरीके से डेली लाइफ में चीज़ों को रिलेट कर पाएगा, उसको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जो गणित है उसको सीखने से उसको डर नहीं लगेगा, एंजॉय करेगा वो, है ना। क्योंकि अपने आसपास कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ, मार्केट भी कुछ लेने जा रहे हो, तो आप सिंपल से पता है जोड़ गुणा भाग घटाना आप सभी करते हैं। ठीक है, या फिर परसेंटेज वगैरह, तो ये तो खैर छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। बट सिंपली अगर वो देखें तो जोड़ घटाना गुणा भाग मतलब डेली हम लोग करते हैं, दिन भर में 10 बार 20 बार। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे का अगर अपने रियल लाइफ में यूज़ कर पाएगा तो इन चीज़ों से रूबरू हो पाएगा, जान पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो NCF 2005 वो क्या करता है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि बच्चे के विचार का गणितीयकरण कर दे, यानी बच्चा अपने रियल लाइफ से गणित को जोड़ पाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, देखिए पारितोषिक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। ठीक है, अगर आप मतलब हिंदी में देखेंगे ना तो आपको अलग अलग वर्ड देखने को मिलेंगे, बट इंग्लिश में अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसको कि किसने मतलब प्रस्तुत किया था, जो आपके कंडीशनिंग से संबंध रखते हैं, यानी जो व्यवहारवादी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके हो जाएंगे कोहलर हो जाएंगे, स्किनर हो जाएंगे, पॉला हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग मतलब जो एनिमल्स होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट भी किया था, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है,
तो उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया था, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई कर लिया, तो आप उसको क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई इनाम देते हैं, कोई पुरस्कार देते हैं। बट बच्चे ने वहीं पर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया या फिर जो है कोई गलत काम करके चला, तो वहाँ पर क्या दिया जाता है, बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है ताकि बच्चा वो काम दोबारा ना करे, ठीक है। इनाम क्यों देता है, ताकि बच्चा उस काम को बार बार करे, है ना। हालांकि ये सही तरीका नहीं होता है, बट ये जो है आपके व्यवहारवादी बता करके गए हैं, तो हमें पढ़ना ही है ना। तो वही दे रखा है कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, यानी जब बच्चे को पुरस्कार दिया जा रहा है इसलिए वो चीज़ों को सीख रहा है, या फिर दंड दिया जा रहा है गलत कार्य के लिए ताकि बच्चा उस कार्य को वापस ना करे, ठीक है। जब इस तरीके से बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है तो ये किसके सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक सीखना, ये तो आपका हो जाएगा लेव वाइगोस्की की, क्योंकि उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है ना, तो ये तो होगा नहीं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ये आपके स्किनर ने दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, जिसकी बात आपके थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि व्यवहारवादी दे रखा होता है तो यहाँ पर व्यवहारवादी ही आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन सब की बात कौन करता है, आपके व्यवहारवादी ही करते हैं। व्यवहारवादी के अंदर आपके कोहलर आ जाएंगे, ठीक है, ये पावलोव आ जाएंगे, थॉर्नडाइक आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पर अलग दे रखा है तो यहाँ पर कंडीशनिंग हो जाएगा, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन, सॉरी पावलोव ने दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ये आपके BF स्किनर ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत इसको जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है, प्रस्तुत किया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैंने स्टेज भी आप लोगों को बता रखा है। सामाजिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने, ठीक है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ये आपके BF स्किनर ने, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन ये आपके हो जाएंगे पावलोव, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये मैंने सही से रीड नहीं किया, ठीक है, ये आपका होगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि जो सकारात्मक और नकारात्मक रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं, वो आपके BF स्किनर करते हैं, ठीक है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो शास्त्रीय अनुबंधन है, जो कंडीशनिंग की बात करते हैं ना, वो आपके पावलोव करते हैं। ये मैंने बोला सही था, बट जो है ऑप्शन मतलब गलत टिक कर दिया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। तो देखिए जो व्यावसायिक समस्या का मतलब सामना है वो किस अवस्था में करता है, किशोरावस्था में, ठीक है, कि इस जो ये किशोरावस्था होती है ना, इसमें तमाम प्रकार की उलझनें होती हैं बच्चे के अंदर, मतलब बच्चा का जो किशोर या फिर किशोरी होती है उनके अंदर हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे होते हैं, है ना। इसी समय बच्चा सोचता है, ठीक है, मैं बार बार बच्चा बोलूँ, जो किशोर या फिर जो किशोरी होते हैं इसी समय सोचते हैं कि हमें आगे चल के लाइफ में क्या करना है, यानी कि अपने व्यवसाय की चिंता होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बाल्यावस्था में तो बच्चा खेलने कूदने में रहता है, ठीक है, ये आपका होगा नहीं। शिशु अवस्था यानी कि जो शैशवावस्था होती है, जिसमें बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, तो जो छोटा बच्चा है वो थोड़ी ना व्यवसाय की चिंता करेगा, तो ये भी नहीं होगा। बाकी वृद्धावस्था में कौन करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है, ठीक है, व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मक। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपलब्धि, यानी कि जब जैसे कि मान लीजिए कोई आप एग्जाम वगैरह भी देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, जो आपकी अचीवमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया था, यानी कि कोई भी कार्यक्रम हुआ तो उसमें आपने कितनी अचीवमेंट हासिल की है ना, तो किसका मापन किया था, आपकी उपलब्धि का, आपकी अचीवमेंट का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखा है, पूर्व अनुभव यानी जो प्रीवियस नॉलेज होता है, प्रतिबिंबन होता है, कल्पना होता है, तर्क होता है, ठीक है। अब देखिए जो बाल्यावस्था होती है ना, वैसे तो इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, और एक हो गया आपका लेटर चाइल्डहुड, जिसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है, ठीक है। बट यहाँ पर बाल्यावस्था की ही बात कर दी, तो यहाँ पर बच्चा कितने साल तक का होगा, 2 से लेकर के 12 साल तक का होगा, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो बाल्यावस्था में बच्चा होता है ना, वो प्रतिबिंबन भी करता है ना, यानी कि चीज़ों पे थिंकिंग कर पाता है, सोच कर पाता है, साथ ही साथ कल्पना भी कर पाता है, तर्क भी कर पाता है। बट प्रीवियस अनुभव, ठीक है, यहाँ पर देखिए पास्ट एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके, बट यहाँ पर जो बाल्यावस्था होती है उससे संबंधित नहीं होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित क्या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर
पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? TAT, STT, ठीक है, ड्रॉ ए मैन, MMPI, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रक्षेपीय परीक्षण है ना, वो आपके TAT भी होते हैं, SCT भी होते हैं, ड्रॉ ए मैन भी होते हैं, बट MMPI जो है ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। के माइंड में आ रहा होगा कि ये प्रक्षेपी परीक्षण क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है, ये तो आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। MMPI एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षणों और मनोवैज्ञानिक का आकलन करता है। इसका मुख्य रूप से उन लोगों का परीक्षण करना है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य या अन्य नैदानिक मुद्दों के होने का संदेह रहता है, ठीक है। जबकि TAT, SCT तथा ड्रॉ ए मैन व्यक्तित्व मापन से संबंधित प्रक्षेपीय परीक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, ठीक है, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। देखिए यहाँ पर जो विश्वसनीयता वर्ड है ना, इससे क्या संबंधित है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, और उस कॉपी को किसी ने चेक किया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें से आपके जो है 10 नंबर का वो टेस्ट था, ठीक है। किसी व्यक्ति ने, कोई टीचर हो सकता है जो कि आपकी कॉपी को टेस्ट मतलब चेक किया, ठीक है, उसने आपको 10 में से 8 नंबर दे दिए, ठीक है। बट वही दूसरा व्यक्ति जब चेक किया, ठीक है, तो वहाँ पर 10 में से आपको 6 नंबर दे दिया, ठीक है, या फिर 5 ही नंबर दिया। तो क्या जो आपका टेस्ट है वो विश्वसनीय नहीं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग आपको अंक दिए जा रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर है ना, कोई भी टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, कोई एक व्यक्ति के द्वारा चेक किया तब भी 8 ही नंबर, या फिर 3 से 4, 5 से 6 व्यक्तियों के द्वारा चेक किए गए तो भी आपको 8 ही नंबर मिल रहे हैं। तो जो आपका परीक्षण है वो क्या है, विश्वसनीय है, ठीक है। यानी कि जो टीचर ने चेक किया बिल्कुल सही चेक किया, ठीक है, उसमें कोई भी कहीं से भी गलतियाँ नहीं निकाल सकता। अगर 8 नंबर देने चाहिए तो 8 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। वही होता है आपका विश्वसनीयता, है ना। यानी कि प्राप्तांकों की बारंबारता, चाहे मैं चेक करूं या फिर दुनिया का कोई भी टीचर चेक करे, है ना, वो 8 से ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता या फिर उसके नंबरों में कटौती नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि जो परिणाम है वो बार बार वही आएंगे, है ना। तो ये आपका होता है विश्वसनीयता। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गणना की समरूपता, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। मापन का उद्देश्य के लिए नहीं किया था विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि जो हमने चेक किया वो कितना विश्वसनीय है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगोर मेंडल, थॉमस हंट, मार्गन, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। तो आप सभी को पता है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगोर मेंडल है, जिन्होंने कि मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, जो मटर के पौधे होते हैं यानी जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मों में होते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी। मैंने अभी आप लोग को बताया था कुछ देर पहले ही, जीन प्याजे ने किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का, इनकी अवस्थाओं के बारे में बताया था। पहली अवस्था क्या है, इनकी सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था। इसमें देखो जो बच्चा होता है ना, एज भी आपसे पूछ लेता है, तो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, जो इनकी पहली अवस्था है सेंसरी मोटर, ठीक है। दूसरी क्या है, यहाँ पर क्रम से तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर दूसरी पोस्ट ऑपरेशनल, ये गलत है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर संक्रियात्मक नाम की इन्होंने कोई अवस्था नहीं दी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी अवस्था दी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि इनकी सेकंड वाली स्टेज है। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जीन प्याजे की सेकंड वाली स्टेज यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। या फिर बच्चे की एज क्या होती है, तो 2 से लेकर के 6 साल, ठीक है। थर्ड वाली क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है ना वो 11 से लेकर के ठीक है 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और जो उनकी लास्ट वाली स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ओके, तो यहाँ पर जीन प्याजे की 4 अवस्था हैं जिसको कि आप SPCF के थ्रू याद रख सकते हैं। पहली अवस्था क्या हो जाएगी, सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर क्या पूछा है, संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है आप सभी बता पाएंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सा रोग वंशानुगत है, ADHD, फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है, पॉरक्सिन्स,
HIV एड्स, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा जो वंशानुगत रोग है वो कौन सा, फेनिलकीटोन्यूरिया, जो कि छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। इसे यूके के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में दे रखा है जानकारी, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। फेनिलकीटोन्यूरिया एक वंशानुगत रोग है जिससे आमतौर पर यूके के रूप में जाना जाता है ना। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको ऑप्शन में फेनिलकीटोन्यूरिया ना दे करके यूके दे दे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, ठीक है, वंशानुगत रोग होगा, ठीक है, जिसमें शरीर में फेनिल एलील नामक एमिनो एसिड बनने लगता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उसमें शरीर में कौन सा एसिड बनता है। तो ध्यान रखेंगे एमिनो एसिड बनता है, ठीक है। पीकेयू जीन में दोष के कारण होता है, यानी जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको अपने माता पिता के थ्रू हेरिडिटी, मतलब जो आनुवंशिक है, जन्मजात कोई विकार है आपको, ठीक है, तो ये उस तरह की बीमारी होती है। जो फनिल एलील को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम बनाने में मदद करता है। इस रोग से ग्रस्त बच्चे में कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे कि बौद्धिक विकलांगता, ठीक है, हृदय दोष, विलंबित वृद्धि, जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी होना, एक असामान्य रूप से छोटा सिर। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है इसके लक्षण क्या होते हैं, सामान्य लक्षण क्या होते हैं। जो शिशु होता है उसके वजन में कमी होती है ना, विलंबित वृद्धि होती है, सही तरीके से वृद्धि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। और जो उनका सर होता है बच्चे का वो असामान्य रूप से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसलिए मैंने आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और इससे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे यूके के नाम से भी जानता है, ठीक है, PKU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि शरीर में जो है फेनिल एनिल नामक एमिनो एसिड बनने लगता है, ठीक है। तो दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात पूछा है। देखिए जो प्राथमिक विद्यालय है ना वहाँ पर विद्यार्थी यानी कि जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1 का। 30:1 का मतलब क्या हो गया कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन उल्टा पूछ देगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देगा, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:30 का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। कई सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर कि विद्यार्थी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ के गए विद्यार्थी और अध्यापक, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने देख रखा था ऑप्शन 30:1 का, ठीक है। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात बताइए। तो बहुत सारे बच्चे, ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी बच्चे, बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, गलतियाँ करके ही आते हैं, ठीक है। वो क्या कर देंगे, इसी वाले ऑप्शन में बिना क्वेश्चन को पढ़े, मतलब ईजिली कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा था, टिक करके चले जाएंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा वहाँ पर गलत। आपको देखना है कि पूछा क्या है, विद्यार्थी अध्यापक पूछा है या फिर अध्यापक विद्यार्थी पूछा है, ठीक है। तो जहाँ पर गलतियाँ आपसे हो सकती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में वो भी पॉइंट डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 30:1 का। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, ठीक है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 30:1 का होना चाहिए। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का अर्थ है प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कुल 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। आरटी अधिनियम 2009 को संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू किया गया था। ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरटी अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरटी अधिनियम 2009 ये कब लागू हुआ। तो ध्यान रखेंगे, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। आरटी 2009 कक्षा 1 से 8 तक लागू है। आरटी 2009 में कुल 29 धारा तथा 7 अध्याय है। इस अधिनियम के अनुसार 25 में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, तो धारा 25 में, ठीक है। बाकी लास्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता होगा
प्रोफेसर एसपाल थे जिन्होंने की लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार के शिक्षा की बात की थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी, चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एसपाल थे, आप सभी को पता है, ठीक है। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, ठीक है, एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधीन के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति यानी कि नेशनल स्टीमिंग कमिटी और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था, ठीक है। बाकी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने किसकी बात की थी? तो उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी, यानी कि बिना भार के शिक्षा की बात की थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी जो आपके हिंदी के प्रीवियस और क्वेश्चन हैं, बाकी जो सीडीपी के इसकी कंप्लीट मैराथन मैं आप लोग को जल्दी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा। चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।